आज के अनकट हफ्ते में बात मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज करते उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की, अंधेरे में डूबते शिक्षा तंत्र की, उत्तराखंड के 5% मंत्रालय और उनके विभाग के कामकाज की, और उस पर गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के जलवे जलाल की, जिन्होंने मास्टर की जीत को लेकर मानो मील का पत्थर गाड़ दिया हो। बात निकाय चुनावों में मचे घमासान और कांग्रेस के विधायक मयूख महर के बगावती तेवर के सामने झुकती कांग्रेस की भी होगी। इस पर भी करेंगे चर्चा कि आखिर ऐसा क्या डर भाजपा को हुआ कि उनको स्टार प्रचारकों में योगी को शामिल करना पड़ा। यह भी बताएंगे कि आखिर कर्ज में डूबे प्रदेश को किस तरह फिर से और बड़े कर्ज में डुबाने की तैयारी चल रही है। और अंत में बात उत्तराखंड की 2 होनहार लड़कियों की हैरान करने वाली कहानी की भी होगी, जिन्होंने सभी परेशानियों को किनारे करके एक नए मुकाम को हासिल किया है। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा और उसके मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मानो कुछ देखने को तैयार ही नहीं है। लगता है मंत्री जी चुनाव में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनको अपने ही जिले की खबर नहीं है कि उनके विभाग में आखिर चल क्या रहा है। हर दिन स्वास्थ्य विभाग की पोल प्रदेश के अनेक जिलों में कई घटनाओं ने खोल कर रख दी है, फिर भी विभाग मानो आंखें बंद करके बैठा है। आंखें इस मुद्दे पर बड़े बड़े चैनलों ने भी बंद कर रखी हैं, जिनके ऊपर सच दिखाने का दारोमदार रहता है, एकदम धृतराष्ट्र की माफिक। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही पौड़ी जिले में एक दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोग मौत के मुंह में समा गए। घायलों को जब जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया तो वहां जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसने विभाग की पोल तो खोली ही पूरे प्रदेश को भी हैरत में डालकर रख दिया। दरअसल पौड़ी का जिला अस्पताल लंबे समय से अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। सत्तेखाल मार्ग पर हुए बस हादसे के बाद एक बार फिर से अस्पताल में बदइंतजामी की पोल खोल गई। गौरतलब है कि कुछ रोज पहले हुए बस सड़क हादसे में घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया तो वहां की बिजली ही गुल थी, जिस कारण घायलों का इलाज मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी में करना पड़ा। हॉस्पिटल की इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों में खासा रोष है। पौड़ी अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए लगातार मांग उठाई जाती रही है, लेकिन जिला अस्पताल में सरकार और प्रशासन व्यवस्थाओं को बेहतर करने में नाकाम ही साबित हो रहा है। पौड़ी अस्पताल में जनरेटर की उचित व्यवस्था होने के बावजूद भी विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई और अंधेरे में ही घायल मरीजों का उपचार करना पड़ा। जिस तरह से स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके घायलों का उपचार करवाया, उसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जाएगा। अब अगर भारी भरकम बजट होने के बावजूद इस तरह के हाल जिला अस्पताल में होंगे तो अन्य ग्रामीण इलाकों में कैसी व्यवस्था होगी, ये जानना समझना इतना भी मुश्किल नहीं। जिला अस्पताल में बढ़ रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए पौड़ी बाजार को भी उस दौरान रोष होने के कारण व्यापारियों ने बंद कर दिया था। पौड़ी व्यापार सभा के लोगों का कहना था कि न केवल घायल मरीजों को टॉर्च की मदद से उपचार दिया, बल्कि स्टाफ की कमी भी देखी गई, जिससे स्थानीय लोगों ने स्वयं स्ट्रेचर से घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इन सभी चीजों से साफ जाहिर होता है कि पौड़ी अस्पताल में व्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी हैं, जिसको लेकर लोगों ने अस्पताल में भी खूब हंगामा काटा। ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। अरे हेलीकॉप्टर से तन सिंह भी रातों रात यहाँ पे हमारे बीच में बोलो उसे तन सिंह रावत को यहाँ पहुंचे, जवाब दे। यहाँ की मुख्यालय स्वास्थ्य मंत्री अरे सारे हमारी बॉडी की जनता होती ना, बहुत बुरे हाल हो गए उन लोगों के। ये सारी बॉडी की जनता ने संभाला है समय पे सारी चीजें। इतना ही नहीं, जब घायलों को श्रीनगर मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत चुनाव प्रचार के बीच समय निकालकर घायलों का हालचाल जानने वहां पहुंचे तो वहां लोगों का गुस्सा मंत्री जी पर तुरंत फट पड़ा और लोगों ने अस्पताल के अंदर ही मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को खरी खोटी सुना डाली। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहे शख्स को मंत्री जी के साथ वालों ने वीडियो बनाने से भी रोका। इस वीडियो पर भी जरा नजरें इनायत कर लीजिए ताकि हकीकत आपके सामने आ सके। सिर्फ हमारे मंत्री साहब सिर्फ यहाँ पे तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड की जनता जागरूक बने और स्वास्थ्य मंत्री हमारे और हमारे लाशों को देखने के लिए आ रहे हैं। सारे बच्चे हमारे लिए हो रहे हैं यहाँ पे सर। मंत्री जी ये धंधा नहीं चलेगा, ये खाली चुनाव प्रचार का धंधा नहीं चलना चाहिए प्रदेश में।
थोड़े दो गले मांग हमने इंसान के लिए मांग रखा है पब्लिक के सामने कोदा झुमरा खाया कोदा झुमरा तुमने खत्म कर दिया कहाँ है सर, कहाँ है सर? क्या तुम्हारा सिस्टम क्या नो मारेंगे हमारे सर। अरे जी, शानदार खड़ा होना बंद कर दे भाई। सवाल यही है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? क्या उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 अच्छे अस्पताल भी विभाग नहीं चला पा रहा है? मशीनें तो अस्पतालों में सभी लगा दी गई हैं, लेकिन उनको चलाने वाले तकनीशियन को विभाग भर्ती ही नहीं कर पाया है। इसलिए उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के अधिकतर अस्पताल मात्र रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने तो इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, जो कि उन्हें तुरंत लेना चाहिए था। लेकिन सूबे के मुखिया इस तरह की खबरों को सुनने के बाद बेहद सख्त हो गए। बस हादसे में घायलों के उपचार में जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायत पर सीएम धामी ने सख्त नाराजगी जताई। घायलों को सही इलाज न मिलने पर डीएम पौड़ी से रिपोर्ट तलब की गई। साथ ही लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर जिला अस्पताल में आपात स्थिति के लिए हर तरह की बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं के बाद जब इस तरह के हालात सामने आते हैं, क्या तब ही विभाग जागेगा? क्या पहले से इन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता है? सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद भी स्वास्थ्य महकमा क्या इन कमियों को दूर करेगा या फिर वही ढाक के 3 पात वाला हिसाब होगा? डॉक्टर धन सिंह रावत के स्वास्थ्य विभाग का ही सिर्फ ये कारनामा नहीं है, बल्कि धन सिंह रावत का शिक्षा विभाग भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा है। शिक्षा को लेकर तमाम दावे करने वाला विभाग भी आंखों पर पट्टी बांधे दिखाई दे रहा है। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को स्थानीय अखबारों में छपी इन खबरों को भी देखना चाहिए। स्थानीय अखबारों में छपी खबर पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह चल रही है। चंपावत विकास खंड 12 कोट के जीआईसी डोबा भागू में पेयजल आपूर्ति ठप होने से विद्यार्थियों को खुद पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। मिड डे मील बनाने के लिए बच्चों को गांव से पानी ढोना पड़ रहा है। जीआईसी डोबा भागू में 140 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जब इतनी संख्या वाले स्कूल के ये हाल हैं, तो दूर दराज के छोटे स्कूलों की सुध लेने वाला शायद ही कोई हो। स्कूली बच्चों और भोजन माता मध्याह्न भोजन बनाने और अन्य कार्यों के लिए पानी ढो रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि अगर जल्द समस्या का समाधान न हुआ तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मानो इन बच्चों के लिए मिड डे मील न हुआ बल्कि एक बोझा हो गया। अब एक और खबर ही देख लीजिए। स्कूल के अध्यापकों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई, जिस कारण कई स्कूलों में पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं बचे। किसी स्कूल में तो 2 ही अध्यापक हैं और दोनों को चुनाव ड्यूटी पर जाना है। ऐसे में कई दिन स्कूल बंद रखने की नौबत तक आ गई है। मतलब इससे आप विभाग के काम करने का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब अध्यापक ही विभाग से गुहार लगाने लगे हैं कि स्कूलों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि स्कूलों को इतने दिन बंद होने की नौबत ही ना आए। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग की बात आ ही चुकी है, तो कुछ और विभागों और उनके मंत्रियों के कामकाज पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ होनहार नेताओं और मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, पर काम करने के मामले में वो फिसड्डी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार इन दिनों अगले बजट की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके कुछ मंत्री अपने विभागों में मौजूद विकास कार्यों के बजट पर कुंडली मारकर बैठे हैं। एक तरफ जल्द प्रदेश को नया बजट मिलेगा, तो वहीं कुछ मंत्री इतने व्यस्त हैं कि वो पिछला मिला बजट ही खर्च नहीं कर पाए। इस प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं जिनके लिए बजट का रोना रोया जाता है, इसलिए कम समय में पूरे काम हो नहीं पाते। लेकिन जब बजट होने के बाद भी उसको विकास कार्यों में खर्च नहीं किया जाएगा, तो फिर समस्याओं का ज्यों का त्यों होना तो बना ही रहेगा। आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि धामी सरकार में आखिर वो 5 मंत्रालय और मंत्री कौन हैं जो बजट खर्च करने में सुस्त पड़े हैं। किसी भी राज्य में विकास का एक पैरामीटर उस राज्य द्वारा
पूंजीगत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाने वाला एक्सपेंडिचर बजट खर्च एक बड़ा मानक होता है। उत्तराखंड में लगातार वित्त विभाग पूंजीगत विकास में बजट खर्च को लेकर विभागों पर जोर दे रहा है, लेकिन विभाग हैं कि मानो सुनने को तैयार ही नहीं। चल रहे वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखंड सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट विधानसभा में पास किया। साल 2024 खत्म हो चुका है और अगर लेटेस्ट बजट खर्च के फिगर की अगर बात की जाए तो अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में उत्तराखंड सरकार के 52 विभागों ने प्रस्तावित 15,854 करोड़ में से सिर्फ 6,217 करोड़ खर्च किए हैं, जो कि प्रस्तावित बजट का लगभग 41.85% है। ये लगभग पिछले वित्तीय वर्ष की इस समय की स्थिति जैसा ही है। ये फिगर 1 अप्रैल 2024 से 7 जनवरी 2025 तक का है। उत्तराखंड सरकार के बजट पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो सरकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन पर नवनिर्माण और विकास कार्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सरकार के हैवीवेट बजट यानी 500 करोड़ से ज्यादा का प्रस्तावित बजट रखने वाले विभागों की बात की जाए तो ग्रामीण विकास विभाग जिसका प्रस्तावित बजट 1,632 करोड़ है, लोक निर्माण विभाग जिसका प्रस्तावित बजट 1,440 करोड़, सिंचाई विभाग जिसका प्रस्तावित बजट 1,380 करोड़, ऊर्जा विभाग जिसका प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़ है, शहरी विकास जिसका प्रस्तावित बजट 774 करोड़ है, खाद्य आपूर्ति विभाग 613 करोड़, आपदा प्रबंधन विभाग 596 करोड़, पेयजल निगम 572 करोड़ का बजट रखता है। ये वो विभाग हैं जिनका बजट भार से परिपूर्ण यानी भारी भरकम माना जाता है। बजट खर्च करने के मामले में आपदा प्रबंधन विभाग सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के हाथ में है। ये समझा जा सकता है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास वक्त की कमी रह सकती है, पर ऐसे में विभाग के अधिकारी होते हैं जिन पर पूरी जिम्मेदारी होती है सही जानकारी से अवगत कराने की। मगर इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो अधिकारियों ने ही कसम खा रखी है अपने ही मुख्यमंत्री के नाम पर बट्टा लगाने की, जबकि उत्तराखंड प्रदेश लगातार आपदाओं से जूझता आ रहा है, जिसमें केदारनाथ की हाल ही में आई आपदा भी शामिल है, जिस दौरान केदारनाथ यात्रा को काफी समय तक बंद करना पड़ा था। उसके बाद पर्यटन विभाग भी कम बजट खर्च कर सका है। ये विभाग अनुभवी मंत्री सतपाल महाराज के पास है। वन और ऊर्जा निगम ने भी कम बजट खर्च किया है, जिनमें वन विभाग की कमान तेज तर्रार मंत्री सुबोध उनियाल के पास है। ये वही मर्द भाजपा के कद्दावर नेता हैं जिन्हें अभी भाषण में कहते हुए गर्व की अनुभूति हुई थी कि कांग्रेस के पास मर्द प्रत्याशी नहीं है। खैर, समाज कल्याण विभाग भी बजट खर्च करने के मामले में लो परफॉर्मर ही रहा है। ये विभाग पहले दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के पास था। आपदा प्रबंधन विभाग जिसका प्रस्तावित बजट 596 करोड़ का है, लेकिन केवल 29% खर्च हुआ है। पर्यटन विभाग का प्रस्तावित बजट 259 करोड़ रुपए का है, विभाग ने केवल 30% खर्च किया है। वन विभाग भी बजट खर्च के मामले में पीछे है। 129 करोड़ के बजट में से फॉरेस्ट विभाग ने केवल 30% ही खर्च किया है। यह हाल तब है जब वन विभाग गर्मियों में आग बुझाने के लिए संसाधनों के लिए रोता रहता है। राज्य के पावर सेक्टर में भी प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़ का है, लेकिन अभी तक केवल 40% ही खर्च किया गया है। समाज कल्याण विभाग का भी 158 करोड़ का बजट है, जिसमें से केवल 8.26% ही खर्च हुआ है। एक तरफ कई मंत्रियों के विभाग अपने बजट को खर्च करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड में बढ़ते कर्ज का मर्ज है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 3,400 करोड़ का कर्ज सरकार इस वित्तीय वर्ष तक ले चुकी है। 1,000 करोड़ का और ले रही है। 1,000 करोड़ और कर्ज लेने पर कर्ज की रकम इस वित्तीय वर्ष में 4,400 करोड़ पहुंच जाएगी। पहले से ही 60,000 करोड़ के लोन के तले उत्तराखंड प्रदेश दबा हुआ है और अब उत्तराखंड सरकार खुले बाजार से 1,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। वैसे तो ये रकम वाकई बेहद बड़ी है, लेकिन चिंता कर्ज को लेकर नहीं बल्कि राज्य के आनुपातिक रूप से आय के स्रोत न बढ़ने को लेकर है। खास बात यह है कि इसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार पहले ही हजारों करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अब ये कर्ज का मर्ज राज्य के आर्थिक हालात के लिए बड़ी मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। सामाजिक रूप से कर्ज को बेहद खराब माना जाता है, लेकिन राज्य या देश अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर कर्ज का ही सहारा लेते हैं। लेकिन ये कर्ज तभी तक ठीक है जब तक उसे लौटाने की कुव्वत बरकरार हो। यदि बात आर्थिक क्षमता से बाहर निकली तो अर्थव्यवस्था के ठप होने में देरी नहीं लगती।
फिलहाल राज्य सरकार 1000 करोड़ का खुले बाजार से कर्ज लेने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। यहां एक बार फिर से याद दिला दें कि सरकार का इस वित्तीय वर्ष का यह कोई पहला कर्ज नहीं होगा। इसी वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड सरकार अब तक 3400 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और अब 1000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद इस वित्तीय वर्ष में कुल कर्ज की रकम 4400 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस कर्ज को 7 साल के लिए लिया जा रहा है, यानी राज्य सरकार 2032 तक इस कर्ज को वापस करेगी, जबकि कर्ज का ब्याज हर तिमाही या 6 महीने में राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। खुले बाजार से कर्ज लेने के लिए जारी किए गए नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2021 तक उत्तराखंड पर कितने हजार करोड़ का बकाया है। यह आप एक बड़ी स्क्रीन पर देखकर खुद ही कैलकुलेट करें। यकीन मानिए कैलकुलेटर ही जवाब दे जाएगा। मतलब लगभग 58,000 करोड़ का कर्ज बकाया था। राज्य सरकार खुले बाजार से 1000 करोड़ का यह कर्ज ऊर्जा, कृषि, सिंचाई, उद्योग विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ले रही है। पहले ही राज्य पर हजारों करोड़ का कर्ज बकाया है। गौरतलब है कि इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन से जब राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे इस कर्ज पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जरूरत के लिहाज से सरकार कर्ज लेती है। केंद्र से बजट को लेकर जब समय लगता है तो खुले बाजार से भी कर्ज लिया जाता है। राज्य की विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए ऐसा अधिकतर किया जाता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद से ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं हो पाई। अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद राज्य के हिस्से में करीब 4000 करोड़ का कर्ज आया था। इसके बाद धीरे धीरे ये कर्ज बढ़ता चला गया और ये आंकड़ा 60,000 करोड़ से भी ऊपर जा पहुंचा। चिंता इस बात की है कि राज्य अपने आर्थिक संसाधनों को नहीं बढ़ा सका और हमेशा आमदनी से ज्यादा खर्चा राज्य की परेशानी बना रहा। चिंता की बात यह भी है कि राज्य के सालाना बजट में करीब 70% से ज्यादा बजट आयोजनगत मद में ही खर्च किया जाता है, जिसके चलते योजनाएं बजट की कमी को लेकर अक्सर दिक्कतों में फंसी रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम योजनाओं के लिए राज्य को केंद्र पर ही निर्भर रहना होता है और बजट कटौती की स्थिति में नई योजना के बारे में सोचना भी प्रदेश के लिए मुश्किल हो जाता है। चलिए बजट के भारी भरकम मुद्दे से प्रदेश की छोटी सरकारों के गठन का रुख कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश में इस समय निकाय चुनाव चल रहे हैं, जहां भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस को इस बार बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। बीजेपी ने तो पहली बार निकाय चुनावों को लेकर संकल्प पत्र तक जारी किया है। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। थोड़ा हैरानी इस बात से भी हुई कि जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल किया गया। हालांकि ये भाजपा का अपना प्रचार करने का तरीका हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की एंट्री निकाय चुनाव में होना यह भी सवाल खड़े करता है कि क्या भाजपा के पास राज्य स्तर पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो निकायों में भाजपा की जीत सुनिश्चित कर सके। क्या भाजपा के अंदर कोई घबराहट निकाय चुनावों को लेकर है? कुछ सीट ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी जंग देखी जा रही है, तो कहीं निर्दलीय दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की नींद उड़ा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार जैसे निगम में भाजपा कांग्रेस सीधे मुकाबले में दिखाई दे रही है, जबकि श्रीनगर, ऋषिकेश में निर्दलीय प्रत्याशी भी भाजपा कांग्रेस से सीधे मुकाबले में है। पिथौरागढ़ की बात करें तो यहां कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के ही विधायक के बीच जंग छिड़ी हुई है। पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक मयूख मेहर अब सार्वजनिक मंच से खुलेआम अपनी ही कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी के साथ ही अपने ही विधायकों समेत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा को ही खरी खोटी सुना रहे हैं और कांग्रेस के दिल्ली में बैठे आला कमान चुप्पी साधे बैठे हैं। कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर कांग्रेस के खिलाफ अपने निर्दलीय प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। विधायक मयूख मेहर सभाओं में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष और विधायकों पर जमकर हमलावर हैं, जिससे पिथौरागढ़ मेयर का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। असल में पिथौरागढ़ नगर निगम सीट महिला के लिए रिजर्व है। कांग्रेस ने अंजू लुंठी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद से विधायक मयूख मेहर बगावत कर निर्दलीय के चुनाव प्रचार में जुटे हैं, जिससे पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं को तो कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया, तो फिर विधायक मयूख मेहर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर ऐसा क्या कारण है कि अभी तक विधायक के खिलाफ कांग्रेस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है?
या विधायक मयूख मेहर के सामने पार्टी ने भी अपनी हार मान ली है? आखिर ऐसा है तो फिर कांग्रेस ने जिन लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर किया है, तो वो भी कांग्रेस से सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर पार्टी क्यों एक ही गुनाह करने वाले लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव कर रही है। सवाल ये भी है कि मयूख मेहर कांग्रेस की किस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। एक विधायक जो पार्टी से बगावत कर अपनी ही पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है, आखिर क्यों पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही? ये सवाल लगभग हर निष्ठावान कांग्रेसी पूछ रहा है। कांग्रेस का मयूख मेहर पर कार्रवाई न करना कांग्रेस की नीतिगत कमजोरी को भी दर्शा रहा है। मयूख मेहर पर कार्रवाई न होना भी कांग्रेस में एक नई परंपरा को जन्म दे सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसी तरह कोई अन्य नेता भी पार्टी को चुनौती देने लग जाए। वैसे माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस विधायक जल्द ही भाजपा की वॉशिंग मशीन का सहारा लेकर उजले कपड़े पहन भाजपा के कुनबे में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर निकाय चुनाव इस समय अपने चरम पर है। इस कड़ी में सबसे रोचक ऋषिकेश का चुनाव दिखाई दे रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की सांस्कृतिक सभा में उमड़ी भीड़ ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही नींद उड़ा दी है। नेगीदा ने मंच से जिस तरह उत्तराखंड के लोगों के लिए धर्मधाद लगाई और लोगों को एकमुठ और एकजुट होने का आह्वान किया, उसका जनता पर कितना असर हुआ और वो मास्टर जी के लिए कितना एकजुट हो पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र सिंह नेगी के कार्यक्रम में शुरू से अंत तक भीड़ जुटी रही, वो चर्चाओं का विषय तो जरूर बनी। नरेंद्र सिंह नेगी को सुनने सबसे अधिक मात्रा में उत्तराखंड ही पहुंचता है। ऐसे में उनकी इस धर्मदात का कितना असर यहां के निवासियों पर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये आलम तो तब था जब ये कार्यक्रम ऋषिकेश के एक अंतिम कहे जाने वाले शोर पर था। अगर ये शहर के बीचों बीच हुआ होता तो नजारा कुछ और हो सकता था। इस कार्यक्रम में मास्टर जी के लिए लोगों ने खुले मन से खूब आर्थिक सहयोग भी किया। 1000 रुपए से लेकर 51,000 तक की राशि लोगों ने बड़ी संख्या में मास्टर जी को सहयोग के तौर पर दी। ये अपने आप में बताता है कि मास्टर जी की लोकप्रियता इस समय ऋषिकेश में खूब चल रही है। सुनने में तो ये भी आया है कि नेगीदा के कार्यक्रम के जवाब में भाजपा ने भी एक लोक गायक का कार्यक्रम रखा था, लेकिन माना जा रहा है कि अन्य लोक गायक ने मास्टर जी के विपक्ष में भाजपा के चुनावी कार्यक्रम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार, भू कानून संघर्ष समिति के मोहित डेमरी के साथ साथ उत्तराखंड के लोक गायकों और कई अन्य संगठनों का भी साथ मास्टर जी को पहले ही मिल चुका है। प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग का भी अब खुलकर मास्टर जी को साथ मिल रहा है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी भी इस समय डरे हुए हैं और प्रचार के दौरान वो मेयर के लिए भी वोट मांगने में हिचकिचा रहे हैं। उत्तराखंडी मूल का नैरेटिव जिस तरह से इस चुनाव पर हावी होता दिखाई दे रहा है, उससे पार्षद प्रत्याशी भी सिर्फ अपने लिए ही वोट मांगने तक सीमित हैं। उनको डर है कि अगर वो मेयर के लिए वोट मांगते हैं तो कहीं उनका वोट भी न छिटक जाए। मास्टर जी के समर्थन में जिस तरह महिलाओं का झुकाव दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी के लिए ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि महिलाएं आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की वोटर मानी जाती हैं। मास्टर जी को मिल रहा समर्थन क्या ऋषिकेश में नए राजनीतिक प्रयोग को सफल बना पाएगा? इसका फैसला बस कुछ ही दिनों में सबके सामने होगा। फिलहाल दिनेश चंद्र मास्टर जी ऋषिकेश चुनाव की धुरी बने हुए हैं। निकाय चुनावों की बात चली है तो इस चुनाव में उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक ऐसी लड़की भी चुनाव मैदान में है जिसकी कहानी न केवल आपको सोचने को मजबूर कर देगी, बल्कि इस उत्तराखंड प्रदेश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी साबित होगी। तमाम लड़के लड़कियां आजकल रील्स बनाकर वायरल होना चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि जब वो सच में सफल हो जाते हैं तो खुद ब खुद उनको प्रसिद्धि मिल जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है श्रीनगर गढ़वाल की लड़की अंजना चायवाली। अभावों से भरा जीवन और कम उम्र में मिली जिम्मेदारियां व्यक्ति को जो सीख देती हैं, उसे जीवन की कोई पाठशाला नहीं दे सकती। अभावों एवं जिम्मेदारियों से भरी जीवन की इसी पाठशाला से बनी और तपी वीरांगना तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित अंजना रावत, जिनके संघर्षों की कहानी समाज को प्रेरणा देती है, आज वो छोटी सरकार के चुनावी समर में है। साल 2011 में अंजना के पिता जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन अंजना नहीं हारी। उसने चाय की दुकान के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। समाज शास्त्र में एमए किया और साथ ही MSW का डिप्लोमा भी हासिल किया। कम उम्र में पहाड़ सी जिम्मेदारियों को बाखूबी संभाला।
पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन की शादी की और छोटे भाई को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। जिस उम्र में लड़कियां अक्सर घूमना फिरना और मौज मस्ती से अपना जीवन काटती हैं, उस उम्र में अंजना ने एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर दुकानों में जा जाकर चाय बांटकर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि अपने भाई की पढ़ाई से लेकर अपनी बड़ी बहन की शादी कर अपने पिता की जिम्मेदारियां निभाई और खुद की भी पढ़ाई पूरी की। स्वभाव से बेहद शालीन अंजना अनेक समस्याओं से पार पाते हुए आज लोगों के कहने पर अपने वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ रही है। उम्मीद है इसमें भी उसको सफलता मिलेगी। निश्चित ही अंजना की कहानी इस पहाड़ की नारियों के लिए एक प्रेरणा है, जो किसी मुश्किल में होने पर उनका हौसला जरूर बढ़ाएगी। पहाड़ की बेटी की बात हो ही रही है तो पहाड़ की एक और बेटी का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, जिसने गांव में आने वाली तमाम परेशानियों और अभावों के बावजूद जिस तरह से अपने लिए आगे की राह बनाई है वो काबिल तारीफ है। कहते हैं कि प्रतिभा हो तो वो किसी भी हालात की मोहताज नहीं होती। ये कहावत सच कर दिखाई है पौड़ी के विकास खंड खिरसू मरगांव की एक छोटी सी बेटी ने, जिसका चयन उत्तराखंड की महिला क्रिकेट टीम में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में हुआ है। सलोनी ने गांव के खेतों में कई अभावों के बावजूद अपने हुनर का लोहा मनवाया है। स्कूल से आने के बाद जब भी उसको समय मिलता तब वो गांव के सीढ़ीनुमा खेतों में मेहनत कर खूब पसीना बहाती और अपने भविष्य की राह को मजबूत करती। क्रिकेट जगत में मुकाम हासिल करने के लिए ये एक नायाब पहल थी, जिसने उसको कामयाबी की मंजिल तक आखिरकार पहुंचा ही दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब सलोनी राष्ट्रीय स्तर पर हुनर के रंग बिखेरेगी। आजकल वो टीम से जुड़कर खूब मेहनत कर रही है। सलोनी के हौसले को देखकर तो हम बस यही कह सकते हैं कि अभी तो गांव के खेतों से स्टेट के ग्राउंड तक का सफर तय किया है। हमें विश्वास है एक दिन तुम्हारा जलवा पूरी दुनिया देखेगी। लगी रहो सलोनी। सलोनी की कहानी भी अंजना की तरह ही इस प्रदेश के उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा है जो अभावों और कई समस्याओं के चलते अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। इन दोनों की कहावतें बताती हैं कि अगर कुछ करने की ठान लो तो असंभव कुछ नहीं। पर सवाल अब भी यहीं खड़े हो जाते हैं कि अगर प्रदेश की बेटियां अभावों में अपने मुकाम को जी तोड़ मेहनत कर हासिल कर सकती हैं तो वो नेता, मंत्री, संतरी, अधिकारी क्यों नहीं, जिनके पास न मुश्किल जिंदगी, न साधनों का अभाव है और ना ही किसी के आदेश का इंतजार है। बस जरूरत उनको भी एक ही चीज की है, इच्छा शक्ति की। आज के अनकट हफ्ते के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।